हम लोग खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं और खाने पीने के बाद पेट में दर्द होना बहुत अनकॉमन नहीं है। बहुत बार हमारे पेट में खाने पीने के बाद या किसी भी कारण से दर्द हो जाता है और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत बार इसका कारण पित्त की थैली में पथरी का होना पाया जाता है। तो दोस्तों, आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर दीपक बजाज सर। सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है गोल स्टोन्स, यानी कि पित्त की थैली में पथरी का पाया जाना। डॉक्टर दीपक बजाज का डॉक्टर विद डॉक्टर शो में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Dr. Deepak. So, hello everybody. I am Dr. Deepak Bajaj, surgical gastroenterologist, or you can say gastrosurgeon. तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे गोल स्टोन्स के बारे में। सबसे पहले सर, हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे। Okay, I have done my MBBS and Masters of Surgery from Government Medical College, Amritsar. Then I did senior residency in general surgery, and after that I have pursued for super specialty, that is DNB in gastrosurgery. And now I am practicing in Bathinda, Punjab as a surgical gastroenterologist or gastrosurgeon. गोल ब्लैडर क्या होता है और गोल ब्लैडर का काम क्या होता है? देखिए, लिवर के अंदर हमारे डाइजेस्टिव जूस बनता है जिसको हम बाइल बोलते हैं। ये बाइल एक ट्यूब के थ्रू हमारी इंटेस्टाइन में पहुंचता है और उस ट्यूब का नाम है CBD। इस CBD के रास्ते में कहीं गॉल ब्लैडर लगा हुआ है, एंड गॉल ब्लैडर एक थैली की तरह है। इसका कोई अपना कोई सिंथेसिस कुछ बनाता नहीं है ये, बट ये एक स्टोरेज ऑर्गन है। तो जब भी लिवर में से हमारे जूस निकलता है, ये जूस जिसको हम बाइल बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूस, ये जूस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। और जब भी हम खाना खाते हैं तो ये जो गॉल ब्लैडर जो थैली की माफिक चीज़ है, ये जब हम खाना नहीं खाते तो ये फूलती है, जब हम खाना खाते हैं ये पिचक जाता है। इसके अंदर का जो जूस है वो सीधा इंटेस्टाइन में पहुंचता है। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड पड़ा होता है उसके साथ मिक्स होता है और उसके अंदर जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सर, गोल स्टोन्स क्या होते हैं? गॉल ब्लैडर का बेसिक काम क्या है? फूलना और पिचकना। अगर ये अपना प्राइमरी काम छोड़ दे, मतलब ये अच्छे से पिचक नहीं रहा, अगर ये फूले और पिचके नहीं, तो इसके अंदर रेत इकट्ठा नहीं हो सकता। मान लो जो कोलेस्ट्रॉल का रेत है जिससे आगे जाके गॉल ब्लैडर स्टोन बनने हैं, अगर ये पिचक गया तो इसके अंदर का जो रेत है वो निकल जाएगा, कभी भी इसके अंदर इकट्ठा नहीं होगा। अगर ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, नहीं फूल रहा, नहीं पिचक रहा, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर एकाइनेजिया और डिस्काइनेजिया, तो उस कंडीशन में ये पूरा पिचक नहीं रहा तो इसके अंदर रेत इकट्ठा होगा और ये रेत आगे जाके गॉल ब्लैडर स्टोन बनाएगा। किन लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें गोल स्टोन्स बन सकते हैं? ज़्यादातर इनके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, दिस इज़ मोर लाइकली टू फाउंड इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंड ये लोग मतलब अगर जेंडर की बात करें तो फीमेल्स में मेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स में। रिगार्डिंग एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है गॉल ब्लैडर स्टोन के चांसेस बढ़ते हैं। इट इज़ मोर कॉमन इन 40s, मतलब जो 40 के अराउंड जो फीमेल्स होती हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। सर, आपने बोला कि नॉर्थ इंडियन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। क्या कुछ स्पेशल डाइट है जो नॉर्थ इंडियन लोग किसी तरीके से ज़्यादा खाते हैं? नहीं, इट्स नॉट रिलेटेड टू डाइट, मतलब ये एक जियोग्राफिक वेरिएशन है। अगर मैं बात करूं तो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू साउथ इंडियन पीपल। लेकिन अगर डाइट की बात करें अलग से, तो यो द पीपल जो ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, जो ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, हाई फैट डाइट लेते हैं, या जिनकी डाइट में फाइबर्स कम होते हैं, सच पीपल दे आर मोर प्रोन टू फॉर्म गॉल ब्लैडर स्टोन्स। तो सर, जैसे कि अभी आपने डाइट की बात करी, तो क्या डाइट के अलावा और भी रिस्क फैक्टर होते हैं? जी, कुछ लोगों को खून टूटने की बीमारी होती है जिसको हम हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं, जैसे कि G6PD डेफिशिएंसी या फिर कंजेनिटल सफीरोसाइटोसिस। इन लोगों में जो RBC होते हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो बहुत जल्दी टूटते हैं, एंड इन लोगों में भी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिन लोगों का लाइफस्टाइल सिटिंग वाला ज़्यादा है, सीडेंट्री जिसको हम बोलते हैं सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ये जो इन लोगों में भी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो फीमेल्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं उनमें भी गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
तो सर अगर किसी को गॉल ब्लैडर में यानी कि पित्त की थैली में पथरी हो चुकी है, तो पेशेंट को कब पता चलेगा कि पित्त की थैली में पथरी हो गई है, या पेशेंट को क्या सिम्टम आएंगे कि पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, मोस्ट ऑफ द जो पर्सन्स हैं, जो ज़्यादातर पेशेंट को इंसिडेंटली ही पता चलता है, उनको आम तौर पे कोई पेन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो तो किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं और उस अल्ट्रासाउंड में उनको पता चलता है कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन भी है। और यूजुअली जो सबसे कॉमन सिम्टम है इसके लिए वो ये है कि पेशेंट ये बोलेगा कि मेरे को यहाँ पे पेन हुआ, राइट साइड और अपर एब्डोमेन में, पेट के राइट दाएं और ऊपरी भाग में दर्द हुआ, और ये दर्द जो होता है ये यूजुअली पीछे की तरफ जाता है। इसके साथ पेशेंट को उल्टी ऐसा लगना या उल्टी भी आ सकती है, और ये दर्द आमतौर पे 4 से 6 घंटे तक अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते तो रहता है। तो सर यूजुअली जब किसी को भी पेट में दर्द होता है, या फिर मान लीजिए हमें भी अगर पेट में दर्द होता है, तो यूजुअली हम घर पे ही कोई होम रेमेडी ले लेते हैं या फिर कोई पेन किलर मेडिसिन ले लेते हैं। यूजुअली हम अवॉइड करते हैं डॉक्टर के पास जाना। तो क्या ऐसा साइन है या क्या कोई ऐसा श्योर साइन है कि अगर ऐसा पेन है आप हमें, तो हमें डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए? देखिए, अगर आपको पेट मतलब ये बात गॉल ब्लैडर स्टोन पे लागू नहीं होती, बट मैं वैसे जनरली बता रहा हूँ। अगर आपको पेट के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ये दर्द परसिस्टेंट है, चल रहा है, लगातार चल रहा है, इसके अलावा अगर आपको ये चीज़ ओवर द काउंटर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उससे रिलीव नहीं हो रहा, आपका वज़न कम हो रहा है या भूख कम हो रही है, तो आपको डॉक्टर, साथ में इसके साथ वॉमिटिंग आ रही है, बार बार उल्टी आ रही है, तो श्योरली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो सर जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है पेट दर्द के साथ, तो उस टाइम तो हमें पता नहीं होता कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, तो हम कैसे इस सिचुएशन को टैकल करते हैं? अगर पेशेंट हमारे पास राइट अपर एब्डोमेन की पेन के साथ आता है, जिसके साथ उल्टी या ऐसा लगता है, तो हम अल्ट्रासाउंड के लिए उसको हम सस्पेक्ट करते हैं कि उस पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन है, और हम उसे अल्ट्रासाउंड के लिए भेजते हैं। तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है सर? अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से अपने को पता चलेगा कि गॉल ब्लैडर की मतलब गॉल ब्लैडर की क्या सिचुएशन है, उसके अंदर स्टोन है, नहीं है, एक है या अनेक हैं, बहुत ज़्यादा स्टोन्स हैं, भरा हुआ है, और कोई साथ में कोई इसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। इसके साथ में अल्ट्रासाउंड में हमारे आसपास के बाकी अंगों के बारे में भी पता चलता है। जैसे अभी आपने बताया कि अल्ट्रासाउंड से हमें ये पता चल जाता है कितने कितने स्टोन हैं, कि स्टोन का नंबर एक है या एक से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा स्टोन होते हैं या एक स्टोन होता है, उससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है सर? देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन के अंदर अगर जनरली बात की जाए तो नंबर और साइज़ मैटर नहीं करता। जो गॉल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है पेशेंट के सिम्टम्स पे। सर बहुत सारे लोग बार बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं अपने गॉल ब्लैडर स्टोन के साइज़ को देखने के लिए, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ में मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आपके गॉल ब्लैडर स्टोन का साइज़ 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो आपको सर्जरी करवानी चाहिए। नंबर 2, अगर अगर इंडिया की बात करें और आप नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत के कुछ एरियाज़ में रहते हैं जहाँ की गॉल ब्लैडर कैंसर बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसे में आपको सर्जरी करवानी चाहिए। एंड अदरवाइज़ मैं आपको ये बताऊं कि इवन स्मॉल साइज स्टोन, जो छोटा साइज़ है स्टोन का, कितना भी छोटा हो, वो आपको कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है, वो आपको पेन भी कर सकता है। वो जो छोटा स्टोन है वो स्लिप होके आपकी सीबीडी में, जो लिवर की पाइप है सीबीडी, उसमें जा सकता है, उसको ब्लॉक कर सकता है, उसको वहाँ पे इन्फेक्शन या कोलेंजाइटिस, पैनक्रिएटाइटिस और जॉन्डिस ये कर सकता है। तो यूजुअली साइज़ जो है वो मैटर नहीं करता, इट इज़ द सिम्टम्स दैट मैटर्स। तो सर जैसे कि पेशेंट को पेट में दर्द हुआ, पेशेंट डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर स्टोन आ गई, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर? उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट है हम वो डिसाइड करते हैं। तो ये कैसे डिसाइड होता है सर कि सर्जिकल ट्रीटमेंट होगा या बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट होगा? तो अगर किसी पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन के रिलेटेड सिम्टम्स हैं तो उसको ट्रीटमेंट हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल भी हो सकता है सर? तो अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं, मान लो आपने मेडिकल ट्रीटमेंट किया है ना, सो आपने कोई जैसे अर्सोडिकोलिक एसिड की टेबलेट्स दे दी पेशेंट को, तो उसमें ये पाया गया कि हम 1 साल तक किसी बंदे को फुल ट्रीटमेंट देते हैं
और अगर वो प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन ही है, उसमें कोई कैल्शियम डिपॉजिट्स नहीं है, जिसको कि हम बिना सीटी अच्छी क्वालिटी के सीटी स्कैन के बिना पता नहीं लगा सकते। सेकेंडली, अगर उसको खाते हैं तो उसमें कुछ परसेंटेज में गॉल ब्लैडर का स्टोन का साइज़ कम हो जाता है या डिसअपीयर हो जाते हैं, सारे नहीं होते। और जैसे ही आप वो टेबलेट्स छोड़ते हो तो उसमें रिकरेंस होने के चांसेस भी होते हैं, इसलिए उसको रेकमेंड ज़्यादा नहीं किया जाता। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि किसी पेशेंट को अगर गोल स्टोन हो गया तो ऑलमोस्ट 100% जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ही ट्रीटमेंट है। आज की तारीख में मोस्ट वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिसिंग जो ट्रीटमेंट है गॉल ब्लैडर स्टोन का, वो गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूवल ही है, गॉल ब्लैडर रिमूवल ही है, एंड दैट इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। तो सर गोल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए जो सर्जरी करते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया लेप्रोस्कोपिक, तो बहुत सारे लोग ओपन भी एडवाइस करते हैं कि ओपन करके एब्डोमेन को, गोल ब्लैडर को रिमूव किया जाएगा, और बहुत सारे लोग लेप्रोस्कोपिक यानी कि दूरबीन के रास्ते से भी एडवाइस करते हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है सर? आज की डेट में लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, यानी कि मोस्ट वाइडली प्रैक्टिसिंग, और ये एक्सेप्टेबल भी है। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर हम चीरे वाला या ओपन सर्जरी करते हैं तो उसमें एक बड़ा चीरा लगता है, जिसमें कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, पेन भी ज़्यादा होगा, आपको रेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, ब्लीडिंग के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है, और सर्जरी के बाद आपका जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा रहता है। दूरबीन से करी जाने वाली सर्जरी के क्या फ़ायदे हैं सर? जो हम दूरबीन से करी जाने वाली सर्जरी, जिसको कि हम लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी बोलते हैं, इसमें जो चीरा है वो छोटा लगता है। तो ओवरऑल 4 इंसिजन दिए जाते हैं, 2 10 mm के और 2 5 mm के। स्मॉल इंसिजन्स होने की वजह से पेन कम होता है, पेशेंट जल्दी चलने फिरने लग जाता है, सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस कम होता है, रिकवरी फास्टर होती है, पेशेंट को कम पेन, हर्निया बनने के चांसेस कम हैं, इन्फेक्शन के चांसेस कम हैं, पेशेंट का इकोनॉमिक लॉस भी कम होता है। सर्जरी के बाद पेशेंट अपने काम पे जल्दी लौटता है। तो इन सब फ़ायदों को अगर देखा जाए तो हम यही समझ पा रहे हैं सर कि अगर दोनों सर्जरीज़ में, ओपन सर्जरीज़ में या दूरबीन से करी जाने वाली सर्जरी में अगर हम कंपेयर करें तो दूरबीन से करी जाने वाली सर्जरी के काफ़ी फ़ायदे हैं। और अगर हमारे पास ये ऑप्शन की अवेलेबिलिटी है, किसी भी पेशेंट के पास अगर ये ऑप्शन है, तो दूरबीन वाली सर्जरी को प्रेफर करना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो सर क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी होती है, बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि गोल ब्लैडर बहुत ज़्यादा बड़ा है जिसमें ओपन ही करना पड़ेगा, तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ पे दूरबीन से करी जाने वाली सर्जरी नहीं करी जाती या नहीं की जा सकती? देखिए, ऐसा तब भी होता है मतलब इफ़ सर्जन इज़ नॉट एक्सपर्ट इन दैट कंडीशन, और या फिर आपके पास जो लेप्रोस्कोपी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। ओके सर, यानी कि सर सारी मैक्सिमम सिचुएशंस में लेप्रोस्कोपिक यानी कि दूरबीन से गोल ब्लैडर को रिमूव किया जा सकता है। तो सर अभी हमें ये पता चल गया है कि पेशेंट के अगर गोल स्टोन है तो जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। तो मान लीजिए सर कोई पेशेंट आता है जिसको पेट में दर्द है, अल्ट्रासाउंड में गोल स्टोन आ गया, अभी तो पेट में दर्द है, तो इमीडिएटली क्या ट्रीटमेंट होगा और सर्जरी का ऑप्शन कब के लिए है? वो अभी सर्जरी करी जाएगी या कुछ समय रुकने के बाद सर्जरी करी जाएगी? देखो, इसमें 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम उसी टाइम भी सर्जरी कर सकते हैं एंड आफ्टर 6 वीक्स भी सर्जरी एडवाइस कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अगर पेशेंट को गोल ब्लैडर में स्टोन है और वो उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाता है, तो पेशेंट को क्या आगे फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? वन थिंग इज़, अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते, तो एक तो क्या होता है कि उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको कि हम इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसको हम एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। विद टाइम जैसे सूजन बार बार आने से वो जो आपका गॉल ब्लैडर है वो सिकुड़ जाता है, और ऐसी कंडीशन में सर्जरी के दौरान या मतलब बिना सर्जरी के भी कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद गॉल ब्लैडर के अंदर पस भी बन सकती है, जिसको हम एम्पाइमा बोलते हैं। यही गॉल ब्लैडर फट भी सकता है आगे। एंड वन थिंग, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि अराउंड 70 to 95% ऑफ द केसेस
जिनमें गॉल ब्लैडर कैंसर होता है उनमें गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी पाए जाते हैं। ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन है ये निकल कर CBD में भी जा सकता है, जहाँ जाकर कि ये जो लिवर के अंदर से बनने वाला डाइजेस्टिव जूस जिसको हम पित्त बोलते हैं उसको ब्लॉक करेगा और पेशेंट को जॉन्डिस या पीलिया हो सकता है। इसी फंसे हुए स्टोन से पेशेंट को पैनक्रेटाइटिस भी हो सकता है, इसी से कोलेंजाइटिस भी हो सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट फेस कर सकता है अगर वो अपने गॉल ब्लैडर डिजीज़ को नेग्लेक्ट करता है। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको दर्द नहीं है लेकिन पित्त की थैली में पथरी है, उसको आप क्या कोई ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे? देखिए, अगर आपको गॉल ब्लैडर स्टोन के सिम्टम्स नहीं हैं तो देर आर सर्टन कंडीशंस जिसमें कि आपको सर्जरी करवानी है, रिकमेंडेड है। जैसे कि अगर कोई बंदा स्पेसिफिक पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में रहता है जो कि एक गॉल ब्लैडर कैंसर बेल्ट है, जिसमें कि गॉल ब्लैडर कैंसर होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, ऐसे एरियाज़ में गॉल ब्लैडर को रिमूव करवाना रेकमेंड किया जाता है। इसके अलावा अगर आप ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं और आपको एसिम्प्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन है, इसको रिमूव करवाना चाहिए। देयर आर सर्टन सेट ऑफ डिजीज़ जिसमें कि बिना सिम्टम के गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव करवाने के लिए बोला जा सकता है, जैसे कि प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। एंड अगर आपको खून टूटने की बीमारी है जिसको कि हीमोलिटिक एनीमिया बोलते हैं, जैसे कि कंजेनिटल स्फीरोसाइटोसिस, अगर आप बैरिएट्रिक सर्जरी करवाने जा रहे हैं तो उसके साथ आप एसिम्प्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन्स को रिमूव करवा सकते हैं। ओके सर, तो इन नटसेल हम ये बोल सकते हैं कि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो वो चाहे वो सिम्टोमेटिक है या वो एसिम्टोमेटिक है, सर्जरी करवाने से फ़ायदा होता है। इफ़ यू बिलोंग अगर हम टू नॉर्थ इंडिया से इंडिया हैं तो। यस। बहुत बढ़िया सर। तो सर जैसे ही गॉल ब्लैडर हमने निकाल दिया पेशेंट का, तो गॉल ब्लैडर निकालने से क्या हमारे शरीर में कुछ कमी हो जाएगी? क्या हमें लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत आएगी? देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल को ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं, बट यस यू मे फील लाइक इंडाइजेशन और समटाइम्स यू मे फील लाइक ब्लॉटिंग, जैसे आपका गैस सा हो गया है या इंडाइजेशन जैसी फीलिंग आती है, किसी किसी को डायरिया भी होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये गॉल ब्लैडर रिमूव करने की वजह से है तो विद टाइम ये जो इसके सिम्टम्स हैं ये चले जाते हैं। अदरवाइज़ हमें कुछ डिजीज़ ऐसी भी होती हैं जैसे कि पैनक्रेटाइटिस है या कुछ नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम है, और इनको अलग से डायग्नोस और ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत भी पड़ती है, जो कि गॉल ब्लैडर से रिलेटेड नहीं होती। तो यूजुअली सर सर्जरी के बाद पेशेंट कितने टाइम में रिकवर हो जाता है? रिगार्डिंग रिकवरी आफ्टर सर्जरी, मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो सेम डे खा पी भी सकते हैं और चल फिर भी सकते हैं, मतलब विद इन 24 आवर सॉफ्ट डाइट भी ले सकते हैं और नॉर्मल वॉक भी कर पाते हैं। नॉर्मल डाइट पे वेरी सून आप शिफ्ट कर सकते हो। जो मेन प्रिकॉशन होता है वो है फैटी मील का। समटाइम्स आप ज़्यादा फैटी मील डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बट जो नॉर्मल डाइट है चपाती एंड सब्जी वो आप खा पाते हो। रिगार्डिंग एक्सरसाइज वेट लिफ्टिंग वो एडवाइजेबल है आफ्टर 1 मंथ, बट आप अगर नॉर्मल लाइफस्टाइल अपना रिज्यूम कर सकते हो। स्पेसिफिकली डाइट के बारे में हम आपसे दोबारा पूछना चाहेंगे सर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद वो फैट डाइट बिल्कुल नहीं ले सकते। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फैट डाइट नहीं ले सकते। द रीज़न इज़ कि गॉल ब्लैडर खुद से कुछ नहीं बनाता, ये इसमें कोई दिस इज़ ए स्टोरेज ऑर्गन। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि गॉल ब्लैडर एक स्टोरेज ऑर्गन है। इसके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस है वो स्टोर होता है, बनता नहीं है। जब आप खाना खाते हो ये पिचक जाता है, इसमें से जूस निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फूड के साथ मिक्स होता है और फूड के अंदर के फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्योंकि ये खुद कुछ नहीं बनाता, इसलिए इसको रिमूव करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो अगर थोड़ी बहुत आती भी है तो विद टाइम के साथ वो ठीक हो जाती है। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें सर, तो गॉल ब्लैडर को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आजकल फास्ट फूड या हाई कैलोरी फूड वो नहीं खाना चाहिए एंड अपना सीडेंट्री लाइफस्टाइल है उसे अवॉइड करना चाहिए। गॉल स्टोन्स की वजह से पीलिया हो सकता है क्या सर? बिल्कुल, गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से पीलिया हो सकता है। एक छोटा स्टोन गॉल ब्लैडर में से निकल करके लिवर की पाइप जिसको कि CBD बोलते हैं उसमें जाके फंस सकता है, उसको ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से आपको पीलिया हो सकता है। सर अभी हम 2024 में जी रहे हैं। 2024
यानी कि साइंस में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है, तो गॉल ब्लैडर स्टोन के ट्रीटमेंट में क्या एडवांसमेंट हुई है? इन 2024 आई कैन से कि अभी भी सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. रोबोटिक कोलिसिस्टेक्टमी इज़ इवॉल्विंग एट प्रेजेंट एंड बट स्टिल लेप्रोस्कोपिक जो दूरबीन के रास्ते हम जिसको बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर रिमूव करना, स्टिल इट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ केयर. सर ये हमारा पहला राउंड था जिसमें हमने जनरली गॉल ब्लैडर के ऊपर सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे, स्टोन के बारे में हमने समझा और जाना. अब हमारा सेकंड राउंड है जिसका नाम है मिथ एंड फैक्ट. इसमें लोगों के मन में जो भी धारणाएं हैं गॉल ब्लैडर से रिलेटेड वो गलत भी हो सकती हैं और सही भी, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे. तो सर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पानी अगर हम पी लेंगे तो गॉल ब्लैडर स्टोन डिजोल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. दिस इज़ ए मिथ. ये मिसकंसेप्शन है. एक्चुअली दिस होल्ड्स ट्रू फॉर किडनी स्टोन्स. तो अगर आपके किडनी में या गुर्दे के अंदर स्टोन है तो पानी पीने से वो निकल सकता है, बट गॉल ब्लैडर का स्टोन पानी पीने से नहीं निकलता. बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि घर के देसी नुस्खे से गॉल ब्लैडर स्टोन को ठीक किया जा सकता है. द ओनली एक्सेप्टेबल जो ट्रीटमेंट है आज की तारीख में वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है इसका, जिसमें कि गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन केवल मोटे लोगों में ही होता है. ऐसा नहीं कि सिर्फ मोटे लोगों में होता है. यस, मोटे लोगों में गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं. ये गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के चांसेस उन लोगों में भी ज़्यादा रहते हैं जो रैपिड वेट लूज़ करते हैं, कि जो बहुत जल्दी वेट लूज़ करते हैं, उन लोगों में भी गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. बट पतले लोगों में भी गॉल ब्लैडर स्टोन बनते हैं. अगर फैट डाइट में बिल्कुल भी ना लिया जाए तो गॉल ब्लैडर को स्टोन होने को रोका जा सकता है. ऐसा रिकमेंडेड नहीं है. फैट इज़ नॉट ऑलवेज बैड. फैट हमें चाहिए बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए. गुड फैट्स हमें चाहिए. अगर किसी को गॉल स्टोन है तो उसको दर्द होगा ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है. बहुत सारे लोगों को कोई सिम्टम नहीं होता गॉल ब्लैडर स्टोन का. सही, हमारा सेकेंड राउंड था. अब हमारा थर्ड राउंड है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड. इसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपने कोशिश करनी है कि एक ही वर्ड में उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए. सर तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सर कि गॉल ब्लैडर स्टोन का सबसे कॉमन सिम्टम क्या होता है? मोस्ट कॉमन इज़ पेन, पेट के ऊपरी भाग में, और साथ में आपको उल्टी भी आ सकती है या उल्टी ऐसा लग सकता है. गॉल ब्लैडर स्टोन को डायग्नोज करने का सबसे आसान तरीका क्या है? जब अगर आपको पेट में दर्द होता है तो आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं. यू मे फाइंड गॉल ब्लैडर स्टोन्स. बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से गॉल ब्लैडर स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. खाली पेट पानी पीने से गॉल ब्लैडर स्टोन को बाहर निकाला जा सकता है? नहीं, इट्स नॉट रिकमेंडेड. हर्बल या फिर घर के देसी नुस्खों से गॉल ब्लैडर का पूरा ट्रीटमेंट किया जा सकता है? अभी इस टाइम पे सर्जिकल ट्रीटमेंट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ केयर. गॉल ब्लैडर स्टोन वुमेन्स में ज़्यादा कॉमन है मेन से? यस, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल्स. बहुत दिनों तक फास्टिंग करके गॉल ब्लैडर स्टोन को कम किया जा सकता है या ट्रीटमेंट किया जा सकता है? नहीं, ये एडवाइजेबल नहीं है और रिकमेंडेड भी नहीं है. ओनली ओल्डर या ओवरवेट लोगों में ही गॉल स्टोन होता है? नहीं, इवन के पतले लोगों में भी गॉल ब्लैडर स्टोन बन सकते हैं. हाई फैट डाइट गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए रिस्क होती है? यस, हाई कैलोरी डाइट और लो फाइबर डाइट, हाई फैट, फास्ट फूड, दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन्स. तो सर ये था हमारा आज का शो जिसमें हमने गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में बात करी. हम डॉक्टर दीपक बजाज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जो स्टूडियो में आए और जिन्होंने गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी और हमारे डाउट्स को क्लियर किया. सर बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए. थैंक यू वेरी मच.